तो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल का फॉर्मेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है उसका जो मेन मकसद है वो है आपको इस काबिल बनाना कि आप किसी पर्सन का टैक्स कैलकुलेट कर सकें। टैक्स कैलकुलेशन सिखाना मकसद है। अब मैंने बताया टैक्स कैलकुलेट किया जाता है सैलरीड पर्सन का भी, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के बिजनेस का भी, और कंपनीज का भी टैक्स होता है। लेकिन आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में सैलरीड पर्सन के टैक्स की कैलकुलेशन है। सैलरीड पर्सन के टैक्स की कैलकुलेशन है। सैलरीड पर्सन उसको कहा जाता है जिसकी इनकम का 75% पोर्शन सैलरी से आ रहा होता है। वैसे तो अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, लेकिन उसका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है 75% तक उसकी इनकम कहाँ से आ रही होती है? 75% तक उसकी इनकम कहाँ से आ रही होती है? सैलरी से आ रही होती है। उसे कहते हैं ये सैलरीड पर्सन है। तो सैलरीड पर्सन की टैक्स कैलकुलेशन हमने सीखनी है कि उसकी इनकम पर हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसकी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ओवरऑल फॉर्मेट बताया था कि पहले हमें टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करनी है। वो इनकम फाइंड आउट करनी है जो टैक्सेबल होती है। क्यों? फिर मैंने आपको प्रॉब्लम्स आपके बुक से भी दिखाई कि देखें प्रॉब्लम इस शक्ल में आपको पेपर में पूछी जाएगी। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम दी जाएगी, आपने उसको कैटेगराइज भी करना है कि इसमें से सैलरी इनकम कौन सी है, प्रॉपर्टी की इनकम कौन सी है, बिजनेस की कौन सी है, कैपिटल गेन कौन सी है और अदर सोर्सेज की कौन सी है। ना सिर्फ कैटेगराइज करना है बल्कि आपने ये भी बताना है कि इसमें से कौन सी इनकम टैक्सेबल है, कौन सी इनकम एग्जैम्प्ट है और कौन सी इनकम का कौन सा हिस्सा टैक्सेबल और कौन सा हिस्सा एग्जैम्प्ट है। क्यों? सबसे मुश्किल चीज जो याद करने के हवाले से है, जो जिस पर एफर्ट आपने करनी है, वो ये समझना है कि जितनी भी इनकम है, मैंने बताया वो सारी इनकम सारी की सारी टैक्सेबल नहीं होती। इनकम्स में से कुछ इनकम्स फुली टैक्सेबल होती हैं, इनकी पूरी अमाउंट पर टैक्स लग जाता है। इनकम्स में से कुछ इनकम फुली एग्जैम्प्ट होती हैं, इन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और इनकम में से कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो पार्शल टैक्सेबल या इनको कहते हैं पार्शल एग्जैम्प्ट। तो एक्चुअली टैक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए याद करने वाला जो काम है वो यही है कि आपको ये पता रहे कि आपकी कौन सी इनकम फुली टैक्सेबल है, कौन सी इनकम फुली एग्जैम्प्ट है, किस इनकम का कितना हिस्सा टैक्सेबल और कितना हिस्सा। फिर कल मैंने ये भी बात समझाई कि फुली टैक्सेबल का मतलब ये मत समझिएगा कि अगर किसी की 2 लाख इनकम है तो 2 लाख टैक्स है। फुली टैक्सेबल का मतलब है 2 लाख पर टैक्स लगेगा। फुली एग्जैम्प्ट का मतलब है जो 2 लाख कमाया है कोई टैक्स नहीं। पार्शियल का मतलब है 2 लाख जो कमाया है उसमें से फॉर एग्जाम्पल 80,000 एग्जैम्प्ट है, बाकी जो 1,20,000 है उस पर टैक्स लग जाएगा। वो टैक्स 10% लगे, 5% लगे, वो कंडीशन के मुताबिक है कि इनकम है कौन सी। तो एक्चुअली आपने पहले 7-8 दिन इस फॉर्मेट में ये समझना है कि कौन कौन सी इनकम होती हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन कौन सी इनकम आती है, वो टैक्सेबल है, एग्जैम्प्ट है या पार्शियली टैक्सेबल और पार्शियली एग्जैम्प्ट है। डेली बेसिस पे जितनी आपको पढ़ाई जाए उन्हें याद करते जाएं अगर चाहते हैं कि न्यूमेरिकल आपसे हो जाएं। जो मैं बात कह रहा हूँ ना, अक्सर मुझे बच्चे कहते होते हैं सर आप भी पहले बात कहते थे, हमें बाद में याद आई, बाद में आपकी बातें याद आती थी। न्यूमेरिकल साथ साथ प्रॉब्लम डिस्कस जो हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे ना, जो हिस्सा वो 4 लाइनें हो, 5 इनकम के बारे में हो, 10 इनकम्स के बारे में हो, साथ साथ याद कर लेंगे तो हो जाएगा। जो इस इंतज़ार में बैठा रहा ना कि भाई फॉर्मेट मुकम्मल होगा फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे फिर तैयारी हो जाएगी, तो तब वक्त गुजर जाना है, तब ये मौका हाथ से गुजर जाना है कि आपको न्यूमेरिकल आ जाएँ। डेली बेसिस पे जो पढ़ेंगे उनको डेली बेसिस पे याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। जिसने 2 दिन का काम पेंडिंग कर लिया, तीसरे दिन वो याद करने बैठेगा, याद ही नहीं होना। क्योंकि ये चीज़ें ये नहीं कि हम कहीं कंसेप्चुअल हैं जी, जिस तरह वो छोटे होते बताते ना, इस तरह भाई जोड़ करके आपने स्पेलिंग बनाने हैं,
कॉन्सेप्ट होता था भाई प्रोनाउंस करें मुंह से, वेडनेसडे इस तरह पढ़ाया जाता था, WED वेड करें जी, NES नेस करें, DAY डे करें, इस तरह टैक्स में नहीं होता। टैक्स में जो कुछ है ना बगैर किसी कॉन्सेप्ट के लॉजिक के याद करना पड़ता है। तो याद करने के लिए डेली बेसिस पे याद करेंगे तो याद होगा। जिसने पेंडिंग कर दिया न्यूमेरिकल उसके हाथ से चले जाने, ये 1.5 महीने की एफर्ट ज़ाया हो जानी है। कम से कम हमें 30 से 35 दिन लगने हैं ये न्यूमेरिकल करने में, ये ज़ाया हो जानी जिसने ये फॉर्मेट पे तवज्जो ना दी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी से हम शुरू कर रहे हैं जी। इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहली इनकम है जी आपकी सेक्शन 12 में, और हमने इनकम फ्रॉम सैलरी ऐसे प्रॉब्लम ही करनी है जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी मेजर सोर्स ऑफ इनकम होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी को समझने के लिए पहले तो अपने माइंड को ज़रा ब्रॉड करें। आम रूटीन में सैलरी का मतलब सिर्फ हम ये समझते हैं जो माहाना या वीकली एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो रिम्यूनरेशन देता है, मुआवजा देता है, हम कहते हैं ये सैलरी है। वो नकद रकम जो हर महीने के एंड पर या हर हफ्ते के एंड पर या हर 15 दिन के बाद एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, हम कहते हैं जी ये सैलरी है। भाई टैक्स में कहा गया है सैलरी का मतलब ना सिर्फ वो कैश अमाउंट है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, बल्कि सैलरी का मतलब हर वो फायदा, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, नकद की सूरत में हो या सहूलतों की शक्ल में हो, जो भी बेनिफिट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा, जो भी बेनिफिट, जो भी फ़ायदा एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा, दैट इज़ कॉल्ड सैलरी। दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। जो भी फ़ायदे एक कंपनी का, एक बिज़नेस का मालिक अपने मुलाजिम को मुहैया करेगा, वो सारे फ़ायदे क्या हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। उनकी टैक्सेबिलिटी सीखनी है। अब वो फ़ायदे कौन कौन से हैं डेली बेसिस पे हम पढ़ते जाएंगे, उनके मीनिंग भी पढ़ते जाएंगे, उनकी टैक्सेबिलिटी भी पढ़ते जाएंगे। एक तो फ़ायदों के बारे में पता चलता जाएगा कि सैलरी में आता क्या क्या है, फिर उनकी टैक्सेबिलिटी भी डेली बेसिस पे पढ़ते जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये याद हो जाएंगे अगर आप डेली बेसिस पे याद करेंगे। फिर न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं होगा करना। जिसने ये फॉर्मेट अभी पेंडिंग कर दिया और इंतज़ार में रहा जी जब सर न्यूमेरिकल करवाएंगे ना तब हम समझ लेंगे, तब कोई समझ नहीं आनी, तब मुँह उठा के देखते होंगे कोई समझ नहीं आनी। तो सैलरी स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। सैलरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी टर्म है जो आपको समझानी है। ख़ास तौर पर पब्लिक सेक्टर में, सरकारी इदारों में जब एम्प्लॉय को जॉब पर रखा जाता है ना तो उसे बताया जाता है आपका सैलरी स्केल कौन सा है। एम्प्लॉय को जब जॉब पर रखा जाता है तो BPS या PS पे स्केल बताया जाता है कि आपको पाकिस्तान में देखें जी स्केल 1 से लेकर 22 तक स्केल हैं, 1 से लेकर 22 तक स्केल्स हैं। पहले स्केल का ऑफिसर, दूसरे स्केल का ऑफिसर, तीसरे स्केल का, चौथा स्केल, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह 22 स्केल हैं। 1 से लेकर 16 तक नॉन गजेटेड होते हैं। क्या? नॉन गजेटेड। 17 एंड अबव, 17 से ऊपर जितने स्केल हैं ये क्या हैं? गजेटेड ऑफिसर स्केल हैं। ऑफिसर स्केल जिनके पास अटेस्टेशन अथॉरिटी भी पाकिस्तान में होती है, 17 एंड अबव। अब ये स्केल क्या होते हैं? बेसिकली ये स्केल है पे स्केल। क्या है? तनख्वाह का पैमाना है, स्टेटस भी है, लेकिन ये सैलरी स्केल हैं। क्या है? हर स्केल की एक सैलरी होती है डिफाइंड। जब फॉर एग्जांपल 18 स्केल है ना, 18 स्केल की सैलरी डिफाइंड है कि इनकी सैलरी है जी 38,000 से, मैं मिसाल दे रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 38,000 से लेकर 56,000 स्केल है। और यहाँ सेंटर में लिखा होता है 3,500। जब भी कोई सरकारी नौकरी खास तौर पर आए ना तो उसके साथ स्केल लाजमी होता है, और स्केल के साथ स्केल नंबर दिया होता है, या इस तरह सैलरी की डिटेल भी लिखी होती है।
इसका मतलब होता है जो भी जॉब ज्वाइन करेगा ना, उसकी 18 स्केल की जो जॉब होगी वो 38,000 से शुरू होगी। उसकी पहली सैलरी 38,000 होगी, पहली सैलरी। दिस इज कॉल्ड मिनिमम टाइम स्केल। दिस इज कॉल्ड, ये पैमाना है, स्केल है, उसमें ये स्टार्टिंग सैलरी है, इसे हम कहते हैं मिनिमम टाइम स्केल। क्या कहते हैं? मिनिमम टाइम स्केल। ये किसी भी स्केल में जब कोई ज्वाइन करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी, उसको मिनिमम टाइम स्केल कहते हैं। ये जो सेंटर में अमाउंट लिखी है, इट मींस एनुअल इंक्रीमेंट, सालाना इजाफा, सालाना इजाफा। हर साल दिसंबर के महीने में हर सरकारी मुलाजिम का जो सैलरी स्केल के सेंटर में अमाउंट लिखी होती है ना, ये इजाफा हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये कहने की ज़रूरत हुकूमत को, ऐलान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को इसके लिए एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डिफाइंड है। चाहे मुल्क के हालात जैसे मर्जी हों, चाहे बजट में इजाफा हो या ना हो, दिसंबर में ये सालाना इंक्रीमेंट होना ही होना है, ये ऑटोमेटिकली होता है। जो बजट में इजाफा करते हैं, 10% इजाफा कर देती मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15, वो अलग होता है, वो एडहॉक रिलीफ होता है, ये परमानेंट रिलीफ होता है। ये है मिनिमम टाइम स्केल, और ये क्या है? सालाना इजाफा, एनुअल इंक्रीमेंट। ये दिसंबर में होता है। किसी भी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी निकालनी हो, बुनियादी सैलरी, उसको मिलने वाली सहूलतों के अलावा, बेसिक सैलरी कहते हैं जो एक मुलाजिम को नकद रकम हर महीने मिलती है सहूलतों के अलावा। क्या? एक एम्प्लॉय को जो नकद रकम मिलती है हर महीने सहूलतों के अलावा, परक्विजिट्स के, बेनिफिट्स के, फैसिलिटीज़ के अलावा। तीनों लफ्ज़ मैंने बोले हैं, तीनों का मतलब है सहूलतें, परक्विजिट्स, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़, जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, उसके अलावा जो नकद रकम मिलती है उसको क्या कहा जाता है? बेसिक सैलरी। क्या कहा जाता है? अब बेसिक सैलरी किसके इक्वल होती है? नहीं, बेसिक सैलरी किसके इक्वल होती है? अगर आपकी जॉब में पहला साल है ना, आपका पहला साल है अभी, तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 38,000 इस स्केल के मुताबिक, इस स्केल के मुताबिक। और अगर आपका सेकंड ईयर है, जॉब में दूसरा साल है, जॉब में, तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 38,000 जमा 3500, 41,500। ये सालाना इंक्रीमेंट जो है 3500। और अगर आपकी जॉब में आपका तीसरा साल है, थर्ड ईयर है, तो 41,500 में फिर 3500 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगी 45,000। ये बेसिक सैलरी है। पहले साल की बेसिक सैलरी कितनी है? 38,000। दूसरे साल की बेसिक सैलरी कितनी है? 41,500। और तीसरे साल की बेसिक सैलरी कितनी है? 45,000। ऐसे 3500 बढ़ाते बढ़ाते जब आपकी सैलरी 56,000 पर चले जाएगी ना, तो कानून के मुताबिक इस स्केल के बाद उस एम्प्लॉय की प्रमोशन हो जानी चाहिए। 18वें में तो 19वें में चला जाना चाहिए असूली तौर पर, 19वें में तो 20वें में चले जाना चाहिए। वो स्केल जब उसकी मैक्सिमम लिमिट तक उसकी सैलरी पहुंच जाए, बेसिक सैलरी, तो फिर उसके बाद प्रमोशन हो जानी चाहिए। ये असूल है, लेकिन हुकूमत के पास हक होता है कि वो किसी की प्रमोशन करे या ना करे। बेशक वो मैक्सिमम स्केल तक पहुंच भी जाए, हुकूमत ने कानून में लिखा हुआ है कि हमारी मर्ज़ी, उसके बाद भी हम प्रमोट करें या ना करें। बहरहाल ये देख लें जी, स्टार्टिंग सैलरी क्या है? मिनिमम टाइम स्केल। जो सालाना इंक्रीमेंट है वो ऐड करते जाएं तो क्या आ जाती है? बेसिक सैलरी। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी का जो पहला जो फ़ायदा है वो इन कैश है, एंड दैट इज़ बेसिक सैलरी। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सहूलतें दे या ना दे, बेसिक सैलरी तो लाजमी देगा ना। बेसिक सैलरी ये पढ़ते जाएं शाबाश, साथ साथ डेली बेसिस पे। पहला बुनियादी फ़ायदा जिसके बगैर कोई एम्प्लॉय कहीं पे जॉब, वो है बेसिक सैलरी।
सहूलतें में देना या ना देना वो बात की बात है। सबसे बुनियादी तो क्या है, बेसिक सैलरी। ये पहला बेनिफिट है, पहली इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी में। जो अमाउंट मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा समझ लें वो फुली टैक्सेबल है। याद भी करते जाएं साथ साथ, बेसिक सैलरी जितनी भी मिलेगी फुली टैक्सेबल होती है। जो अमाउंट मैं आउटर कॉलम में लिखता जाऊं समझ आए वो क्या है, बताता भी जाऊंगा साथ साथ, आप लोग बेशक लिखते भी जाएं। बेसिक सैलरी हमेशा क्या होगी, फुली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी हमेशा क्या होगी, फुली टैक्सेबल। जितनी भी अमाउंट होगी फुली टैक्सेबल होगी। मैं फिर बता दूं, ये जो लफ्ज़ फुली टैक्सेबल है ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। वो समझते हैं शायद जितनी सैलरी मिली है उतना टैक्स लग जाएगा। नहीं, उस पर टैक्स लगना है, उस पूरी रकम पर टैक्स लगेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी में 5 तरह के कैश बेनिफिट्स हैं जो सैलरी में साथ दिए जाते हैं। 5 कैश बेनिफिट हैं। कोई कंपनी 5 देती है, कोई 2 देती है, कोई 1 देती है। वो कौन से बेनिफिट हैं? सालाना बोनस। अगर कोई आपका जॉब नेचर ऐसी है, सेल्स की जॉब है, तो कमीशन, ओवरसीज अलाउंस, ये 5 कैश बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। उसे सालाना बोनस देता है, उसे अगर तयशुदा है उसके मुताबिक उसे कमीशन देता है, उसे ओवरसीज अलाउंस देता है। ओवरसीज कहते हैं समंदर पार जाने के लिए या भेजा गया है इस वजह से। जिन मुलाजमीन को उनकी जॉब जो है वो दूसरे मुल्क में लगा दी गई, पाकिस्तान का मुलाजिम था, पाकिस्तानी हुकूमत का मुलाजिम था, लेकिन उसको किसी दूसरे मुल्क में कहा भी तुमने वहाँ पर सर्व करना है, जाकर पाकिस्तान के लिए वहाँ पर काम करना है, वहाँ पाकिस्तान का कंपनी का दफ्तर है, पाकिस्तान का ऑफिस है, एम्बेसी है, वहाँ तुमने काम करना है, या पाकिस्तान का कोई और ऑफिस है वहाँ पर काम करना है। उसे उसके दूसरे मुल्क भेजने की वजह से उसको इजाफी पैसे दिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवरसीज अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस होता क्या है, हुकूमत जब या कोई कंपनी अपने मुलाजिम को ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस देती है जब कॉस्ट ऑफ लिविंग में इजाफा होता जाए, रिहाइश, खुराक, ट्रांसपोर्ट, जब ये महंगी होती चली जाती है ना, तो फिर एक कंपनी अपने मुलाजमीन को कंपनसेट करती है, उन्हें सैलरी में कुछ इजाफी पैसे देती है, उसका नाम रख देती है कॉस्ट ऑफ लिविंग। रहन सहन की कॉस्ट, उसमें खुराक, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट है, उसकी सहूलत के लिए अगर महंगाई बढ़ रही हो तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया जाता है। इसी तरह कुछ इदारे डियरनेस अलाउंस देते हैं। डियरनेस अलाउंस कहते हैं महंगाई अलाउंस को, कि जब ओवरऑल खाने पीने की चीज़ें या बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी जब महंगी होती चली जाती हैं तो एक कंपनी अपने मुलाजमीन को इस तरह कंपेंसेट करती है कि उन्हें माहाना सैलरी में क्या दे देती है, डियरनेस अलाउंस दे देती है। तो ये कैश बेनिफिट्स हैं, नाम याद हो जाने चाहिए, बोनस, कमीशन, ओवरसीज अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस। हम क्या पढ़ रहे हैं भला, इनकम फ्रॉम सैलरी, वो सहूलतें, वो फ़ायदे जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। देखें, एक कंपनी ये 5 भी दे सकती है और कुछ कंपनियां सिर्फ बोनस दे रही होती हैं, कुछ कंपनियां बोनस भी दे रही होती हैं, कमीशन भी दे रही होती हैं, कुछ कंपनियां बोनस, कमीशन और डीएनएस अलाउंस दे रही होती हैं। हमने ओवरऑल पढ़ना ना टैक्स, तो हमें सारे बेनिफिट्स की टैक्स रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या ये टैक्सेबल हैं या नहीं है। तो बेटा ये 5 कैश बेनिफिट्स ये फुली टैक्सेबल होते हैं। 5 कैश बेनिफिट्स क्या होते हैं, फुली टैक्सेबल। चाहे कोई कंपनी बोनस दे रही है वो भी फुली टैक्सेबल है, कोई कंपनी कमीशन दे रही है वो भी फुली टैक्सेबल है। इसी तरह ओवरसीज अलाउंस, इसी तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, दैन डियरनेस अलाउंस, ये सब फुली टैक्सेबल है। बोनस, कमीशन, ओवरसीज अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये वो फ़ायदे हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। तो हमने ये कहा कि टैक्स रूल्स के मुताबिक, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 12 के मुताबिक ये फुली क्या है, टैक्सेबल। उसके बाद
अब आ जाए जी वो फ़ायदे, वो सहूलतें, परक्विजिट्स, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़ जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। परक्विजिट्स, बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। एक एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को देता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन है जी अकोमोडेशन, रिहाइश की सहूलत। रिहाइश की सहूलत, अकोमोडेशन, रिहाइश की सहूलत जो एक कंपनी अपने मुलाजमीन को देती है। रिहाइश की सहूलत जो एक कंपनी अपने मुलाजमीन को देती है। क्या ये रिहाइश की सहूलत, जो मकान मिलता है, जो क्वार्टर मिलता है, जो रिहाइश के लिए जगह मिलती है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? मकान मिला जी, वो 1 करोड़ का मकान है, 50 लाख का मकान है, 30 लाख का मकान है, टैक्स कैसे लगेगा? क्वार्टर मिला जी, उस क्वार्टर की वैल्यू कितनी है, किराया कितना है, क्या कुछ होगा, ये समझना है आपने। रिहाइश की सहूलत ना देने का हर कंपनी का अपना तरीका है। हुकूमत जो है ना सरकारी मुलाजमीन को कहती है भाई आप हमसे माहाना कुछ इजाफी रकम ले लिया करें, हमारे पास हर मुलाजिम को देने के लिए मकान नहीं है, तो हम आपको हर महीने क्या करेंगे, हर महीने कुछ इजाफी अलाउंस दे देंगे सैलरी में, आप उससे अपने रहन सहन का इंतज़ाम कर लीजिएगा। उसको कहा जाता है अकोमोडेशन अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस। क्या? अकोमोडेशन या हाउस रेंट अलाउंस। हुकूमत अपने मुलाजमीन को कहती है या कोई कंपनी अपने मुलाजमीन को कहती है भाई हमारे पास आपको देने के लिए मकान नहीं है, हम आपको सैलरी में ना कुछ इजाफी रकम दे दिया करेंगे हर महीने। किस नाम के साथ? बाकायदा आपकी सैलरी आएगी ना, लिखा होगा उसमें कि इतनी आपकी बेसिक सैलरी है, इतनी आपकी कमीशन बनती है, इतना आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, मकान के लिए इतना अलाउंस मिल रहा है, रिहाइश के लिए इतना अलाउंस मिल रहा है। तो बेटा जितना भी अलाउंस मिलेगा सैलरी में, जितना भी नकद रकम मिलेगी हाउस रेंट अलाउंस के नाम से या अकोमोडेशन के नाम से, ये फुली टैक्सेबल होगी। हाउस रेंट अलाउंस के नाम से या अकोमोडेशन अलाउंस के नाम से जितनी भी रकम एक मुलाजिम को मिलेगी कंपनी की तरफ से, ये फुली टैक्सेबल होगी। अब कुछ कंपनियां, सारी कंपनियां देखें अलाउंस नहीं देती। अक्सर कंपनी कहती है भाई ये मकान है हमारे पास, इस मकान में रहें आप। वो फर्निश्ड मकान भी हो सकता है, हाउस भी हो सकता है, और अनफर्निश्ड भी हो सकता है। फर्निश्ड हाउस किसको कहते हैं? जैसे होटल के कमरे होते हैं, फर्निश्ड होते हैं, हर चीज़ होती है, सिर्फ आपने अपना कपड़े लेके वहाँ जाना होता है, वहाँ रह सकते हैं आप। अनफर्निश्ड खाली मकान जिसमें सारा फर्नीचर हर चीज़ आपको खुद अरेंज करनी पड़ती है, आपको मकान मिल जाए, उसको कहते हैं अनफर्निश्ड। तो रिहाइश फर्निश्ड भी हो सकती है और अनफर्निश्ड भी हो सकती है। अगर एक कंपनी अपने मुलाजमीन को मकान दे दे, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड, अब उस मकान की वैल्यू तो लाखों में होगी, करोड़ों में भी हो सकती है, तो उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके बारे में आपने देखना है, उसके ऊपर टैक्स कितना अप्लाई होगा, क्या रूल होगा, मकान की वैल्यू कैसे डिटरमिन होनी है, क्या किया जाएगा, वो आपने सीखना है। तो सेकंड देखें जी, सेकंड ऑप्शन क्या है अकोमोडेशन में? अकोमोडेशन में दूसरी ऑप्शन क्या है? रेंट फ्री, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। प्रोवाइडेड। एक कंपनी ने अपने मुलाजमीन को क्या दिया है? क्या दिया जी? रेंट फ्री, मतलब बगैर किराए के क्या दे दिया है? मकान। वो मकान फर्निश्ड भी हो सकता है और मकान फर्निश्ड भी हो सकता है और अनफर्निश्ड भी हो सकता है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइड कर दिया गया है। रेंट फ्री मतलब किराया नहीं लिया जा रहा, काली इस मकान में आप रहें। अब टैक्स कितना होगा? बात सुनिएगा बेटा ध्यान से, शाबाश। इस तरह मकान की वैल्यू नहीं देखनी,
टैक्स का कानून यहां पर यह कहता है कि आपने 45% या 30% लेना है ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। 45% ले लें या 30% ले लें, किसका? मिनिमम टाइम स्केल का। जो रकम आएगी वो टैक्सेबल होगी। मकान की वैल्यू चाहे लाखों में हो चाहे करोड़ों में हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। 45% या 30% लेना है, किसका? मिनिमम टाइम स्केल का। मिनिमम टाइम स्केल क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा बात सुनिएगा जरा ध्यान से। ऊपर आपने क्या लिखा भाई? टैक्स का न्यूमेरिकल किसके लिए है? टैक्स का न्यूमेरिकल किसके लिए है? साल के लिए। पूरे साल का इनकम टैक्स निकालना है आपने। जितने भी फिगर यहां लिखेंगे ना वो एनुअल बेसिस पर होंगी। जो सैलरी लिखनी है वो भी सालाना लिखनी है, साल से 12 से ज़रब देकर। कमीशन भी साल की, बोनस भी साल का, ये सारे बेनिफिट साल के। तो जब यहां मिनिमम टाइम स्केल लेना है ना, वो भी 1 साल का लेना है। 1 महीने का कितना है? इसको 12 से ज़रब देनी है, साल का मिनिमम टाइम स्केल आएगा। कोई भी फिगर चाहे वो किसी की कैलकुलेशन में यूज हो रही है या खुद उस फिगर को इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में, टैक्स के न्यूमेरिकल में, टैक्स कैलकुलेशन के वक्त वो एनुअल फिगर लेनी है। तो 38,000 1 महीने का मिनिमम टाइम स्केल है। 1 साल का कैसे आ जाएगा? 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मिनिमम टाइम स्केल का यहाँ 45% ले लेना। यहाँ अब ये 45 और 30 का क्या चक्कर है, ये भी मैं बताता हूँ जी आपको। समझ आ गई अभी फिलहाल कि अगर मकान मिलेगा फर्निश या अनफर्निश तो 45 या 30% लेके जो रकम आएगी वो क्या करनी है? टैक्सेबल वाले कॉलम में लिख देनी है। तीसरी ऑप्शन, एक कंपनी कहती है जी, जैसे हम लोग हैं ना सरकारी मुलाजिम, हमारे कॉलेज में क्या होता है, हमारे महकमे में क्या होता है, हुकूमत कहती है भाई हमारे पास इतने मकान हैं, आप चाहें तो मकान में रहें, चाहें तो महाना अलाउंस ले लें। अगर मकान में रहेंगे तो महाना अलाउंस, और अगर आप महाना अलाउंस ले रहे हैं तो आप मकान नहीं अवेल कर सकते, नहीं ले सकते। दोनों सहूलतें दे दी जाती हैं कि मुलाजिम की मर्जी है, एम्प्लॉय की मर्जी है कि दोनों में से कौन सी सहूलत वो अडॉप्ट कर ले, पिक कर ले। जब ऐसा होगा तो फिर टैक्स किस पे लगेगा? सी ऑप्शन में मैं क्या लिख रहा हूं, इसमें दोनों ऑप्शन है जी, रेंट फ्री accommodation provided or entitled amount of rent। सी ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है कि आपको मकान की सहूलत भी मिल गई और आप हकदार भी हैं रेंट लेने के। एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट का मतलब क्या है? हकदार हैं कि अगर मकान नहीं लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उसके किराए के बदले में अलाउंस मिल जाएगा। तो करना क्या है? दोनों की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। मकान की रकम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 45 या 30% देते हैं, किसका? मिनिमम टाइम स्केल। उसकी रकम भी निकालनी है और अलाउंस की रकम भी निकालनी है। जितनी एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट है ना, इसकी जगह पर यह भी लिखा हो सकता है रेंट सीलिंग पेड बाय एम्प्लॉयर। कंपनी क्या करती है? कंपनी आपका किराया खुद अदा करती है कि आप चाहे कंपनी के मकान में रह लें या बाहर कोई मकान ले लें, उसका किराया कंपनी अदा करेगी। तो एक तो जो कंपनी की तरफ से मकान मिलता है ना, उसकी तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? 45 या 30% दे देते हैं, किसका? मिनिमम, वो लिख लिया। दूसरा जो रेंट आपको मिल रहा है या कंपनी, रेंट सीलिंग कहते हैं छत को, सीलिंग मकान को, छत को कहते हैं। जो किराया आपको मिल रहा है उसके बदले, या मकान ले लें या किराया ले लें, दोनों की रकमें लिखनी है। लिख ली?
टैक्स किस पे लगेगा? विच एवर इज हायर फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में से इन दोनों में से जो बड़ी रकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। चाहे आप बेनिफिट जो मर्जी लें, चाहे आप मकान लें या अलाउंस लें, टैक्स का कानून ये कहता है जब आपको दोनों सहूलतें मिल जाएंगी ना, आपको ऑप्शन दे दी गई, तो फिर दोनों में से जिसकी रकम बड़ी आएगी ना वो टैक्सेबल होगी। आप कहते नहीं जी मैंने तो अलाउंस लिया है, या आप कहते हैं मैंने तो मकान लिया है, कहते नहीं आपको ऑप्शन दोनों में ली थी ना, अब दोनों में से जो रकम बड़ी होगी ना वो टैक्सेबल होगी, टैक्स उस पर लगेगा। तो आपने मकान की कीमत का, मकान मिले तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिनिमम टाइम स्केल का 45 या 30% लेते हैं, और अगर मकान ना मिले अलाउंस मिले तो अलाउंस की रकम निकाल लेते हैं। या कंपनी कहती है भाई हम आपका किराया खुद दे देंगे, जितना कंपनी ने साल का किराया आपका देना है वो रकम निकाल लें, आप उस रकम को यहाँ लिख दें। 20,000 महाना किराया तो साल का होगा 2,40,000, वो लिख दें। अब इन दोनों में से जो रकम वो टैक्सेबल होगी, जो आउटर कॉलम में जाएगा वो टैक्सेबल होगा, जो रकम बड़ी होगी टैक्सेबल होगी। तो ये अकोमोडेशन की सहूलतें 3 तरह मिल सकती हैं। या अकोमोडेशन के लिए क्या मिल जाएगा? रिहाइश के लिए अलाउंस मिल जाएगा। अब देखिए जिन्होंने आज का लेक्चर नहीं पढ़ा वो समझ सकते हैं दोबारा ऐसे वाला, हर रोज़ ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी है, ये फॉर्मेट में ये चीज़ें डिस्कस करनी है। फिर ही प्रॉब्लम जब आपको सामने न्यूमेरिकल आएगा ना तो उसमें पता चलेगा भाई इसकी ये ट्रीटमेंट है, इसकी ये ट्रीटमेंट है। अभी जाके चीज़ें याद करनी पड़नी है आपको कि भाई अच्छा 3 तरह से अकोमोडेशन मिलेगी, या नकद अलाउंस मिलेगा, या रिहाइश की सहूलत मिल जाएगी, या ऑप्शन मिल जाएगी दोनों की, या दोनों की ऑप्शन मिल जाएगी कि भाई आप रिहाइश रख लें या अलाउंस ले लें, तो जो बड़ी रकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब कुछ नोट्स हैं जिनके बारे में आपके माइंड में भी चल रहा है कि 45% कब लेना है, 30% कब लेना है। ये नोट ऐसे लिखना नीचे। नोट नंबर 1, 45% ऑफ MTS if accommodation is provided in big cities, बड़े शहरों में अगर रिहाइश मिलेगी तो फिर मिनिमम टाइम स्केल का 45% दिया जाएगा। जैसे गुजरांवाला में, सियालकोट में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, ये बिग सिटीज़ हैं। स्मॉल सिटीज़ आपके इर्द गिर्द कौन से हैं? वजीराबाद, कामों की, मरीद के, सादों की, हाफजाबाद, ये छोटे छोटे, डस्का, दक्खड़, ये क्या हैं? ये अदर देन बिग सिटीज़ हैं। अगर रिहाइश मिलेगी इन छोटी सिटीज़ में, मुफस्सल एरियाज़ में, अदर देन बिग सिटीज़ में, तो फिर मिनिमम टाइम स्केल का 30% लिया जाएगा। तो 30% तब लेना है ऑफ MTS इन केस ऑफ अदर देन बिग सिटीज। और मुफस्सल एरियाज 45% कब लिया जाएगा? बिग सिटीज में। और 30% कब लिया जाएगा? अदर देन बिग सिटीज। क्लियर हो गया नहीं? अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हुआ कि बिग सिटी है या स्मॉल सिटी है तो बिग सिटी ही कंसीडर किया जाएगा, 45% ही लिया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में मिनिमम टाइम स्केल, ये वाला स्केल गिवन ही ना हुआ, जो ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं होगा, अगर मिनिमम टाइम स्केल ना हुआ, क्योंकि हमने तो 45 और 30% लेना है मिनिमम टाइम स्केल का, इफ मिनिमम टाइम स्केल इज नॉट गिवन देन बेसिक सैलरी इज टेकन फॉर कैलकुलेशन।
तो फिर कैलकुलेशन के लिए अगर क्वेश्चन में मिनिमम टाइम स्केल नहीं होगा तो बेसिक सैलरी को इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन के लिए, उसका 45 या 30% ले लिया करेंगे। आखिरी नोट है, एरिया ऑफ अकोमोडेशन, रिहाइश का रकबा कितना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता जी मकान मिला जी 250 स्क्वायर फीट का, 2000 स्क्वायर फीट का, 500 यार्ड्स का। मकान का रकबा, एरिया, उसकी टैक्स कैलकुलेशन पर कोई फर्क, चाहे किसी को एक कमरे का मकान मिला हुआ है, चाहे किसी को बंगला मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, टैक्स कैलकुलेशन में कोई चेंज वही रहेगा टैक्स कैलकुलेशन। एरिया ऑफ अकोमोडेशन डज नॉट इफेक्ट इट्स टैक्स कैलकुलेशन, इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं जी। हमने आज के लेक्चर में बेसिक सैलरी और 5 ये कैश अलाउंसेस की टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ी, और अकोमोडेशन पहला परकोजिट उसके बारे में डिटेल में पढ़ा कि वो किस किन शक्लों में मिल सकता है और उसकी क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। रिहाइश के बारे में हमने कहा भाई कि अकोमोडेशन की सहूलत आपको अलाउंस की शक्ल में मिल सकती है या मकान की शक्ल में मिल सकती है, या दोनों की ऑप्शन आपको मिल सकती है। अगर दोनों की ऑप्शन मिल गई है तो दोनों की कैलकुलेशन करनी है, जो अमाउंट उसमें से बड़ी होगी वो टैक्सेबल हो जाए। अगर मकान मिला है तो मिनिमम टाइम स्केल का 45 या 30% लेना। अगर मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो फिर आपने बेसिक सैलरी का लेना है। 45% तब लेना अगर आपको मकान मिले, रिहाइश मिले बिग सिटीज़ में, और 30% तब लेना जब मुफस्सिल एरिया अदर दैन बिग सिटीज़ में मिले। और हमने कहा बेसिक सैलरी भी फुली टैक्सेबल है, ये 5 अलाउंसेस भी फुली टैक्सेबल है। इसी तरह आज हमने अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस किया है, कल हम कन्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सवारी की सहूलत, फिर मेडिकल की सहूलत, फिर लोन मिलता है एम्प्लॉयज़ को कंपनी की तरफ से, उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होती है, फिर प्रोविडेंट फंड की क्या ट्रीटमेंट है, स्पेशल अलाउंसेस की क्या ट्रीटमेंट है। इस तरह हर रोज़ हमने वो बेनिफिट्स पढ़ने हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, और ये साथ साथ पढ़ना है डेली बेसिस पर कि उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, वो टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल है, पार्शली टैक्सेबल है, कितना हिस्सा टैक्सेबल है, कितना हिस्सा एग्जाम्प्ट है, ये हम डेली बेसिस पे अब डिस्कस करेंगे। कल जब आप आएँ तो आपको ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये परसेंटेज भी, ये नोट्स भी, ये सब चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये 10-15 दिन में जब तक हम फॉर्मेट करेंगे ना तो आपके न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे, वरना ये 10-15 दिन हम खपते रहेंगे, ये न्यूमेरिकल नहीं होंगे आपसे। तो यहाँ पर ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं जी। कल ये फॉर्मेट हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला।